दोस्तों, मार्गदर्शन ही वो जरिया है जो हमें सफल होने में हमारी मदद करता है और हमें बुलंदियों तक पहुंचा देता है। दोस्तों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मार्गदर्शक लेकर आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं, प्रिया शर्मा, और हमारे साथ हमारी मार्गदर्शिका हैं ममता अवस्थी जी। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद प्रिया। मैम, लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनके खत आ रहे हैं हमारे पास, उनके लेटर आ रहे हैं और वो मार्गदर्शक से अब एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के अगर कहीं पर हल हैं तो वो केवल आपके पास और मार्गदर्शक के पास। ये तो प्रिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा ही उनके लिए तत्परता से हम उनके प्रश्नों का भी जवाब देते हैं, और अगर हम उनसे मन से जुड़ चुके हैं तो ये हमारी एक सफलता है जी। तो क्यों ना देरी करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, पहला खत हमारे पास आया है रुचिका अग्रवाल का। रुचिका बताती हैं अपने बारे में आगे कि रुचिका 9th क्लास में है और रुचिका की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी मॉम के साथ अब एक कंफर्ट जोन जो है वो महसूस नहीं करती हैं। रुचिका कहती हैं कि उनकी मॉम शो बिजनेस में है और प्ले में जब वो पार्टिसिपेट करती हैं तो वो भी अपनी मॉम के साथ जाती हैं, और वो बताती हैं कि बचपन से ही वो अपनी मॉम के साथ जाती रही हैं और उसे भी उनकी तरह अब सजने संवरने का शौक़ हो गया है और वो अब उसी तरह से रेडी होकर अपनी मॉम के साथ जाती हैं। वो आगे कहती हैं रुचिका कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अपनी मॉम के साथ वो अब जाती हैं तो उनके कलीग्स उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा फील करती हैं कि उनकी जो मॉम है वो इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जेलस फील करने लगी हैं। ऐसे में उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। रुचिका की एज आपने क्या बताई? मैम, रुचिका 9th क्लास में है। 9th क्लास में है। रुचिका, ये आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी जो एज है वो सच पूछिए तो खेलने कूदने की एज है। आपको अपने जीवन में ये सारे एक्सपीरियंसेस पहली बार हो रहे हैं, और आप क्योंकि अपनी मदर के साथ जाती रही हैं हमेशा से, तो सजने संवरने का शौक़ होना एक नेचुरल प्रोसेस है आपका। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपनी मदर को मेरे ख्याल से फॉलो करने की कोशिश करी हुई है, जो कि बहुत आम बात है। लेकिन आपको अगर ये सोचना है कि आपके सजने संवरने से या आपके तैयार होने की वजह से जो एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है उससे आपकी मदर को कोई जेलस हो रही है, तो ऐसी बात मैं नहीं समझती कि ये ऐसा होगा। हालांकि हम इनसे मिले नहीं हैं, लेकिन हम इनको ये सजेशन दे सकते हैं कि ये आपका इंटरप्रिटेशन है। कभी भी माँ जो है अपने बच्चे के एप्रिसिएशन से दुखी नहीं होती है, उसे गर्व महसूस ही होता है, चाहे वो उसके लुक्स पे ही क्यों ना हो। यहाँ पे रुचिका, आपको ये समझना ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि आपकी मदर जिस प्रोफेशन में है वो उस प्रोफेशन के इन एंड आउट को समझती हैं, क्या सही है क्या गलत है ये वो जानती हैं। कौन लोग उनके साथ जो हैं उनके इरादे क्या हैं ये आपकी मदर बेहतर समझती हैं। आप अभी छोटी हैं, नादान हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी मदर आपको किसी बात के लिए मना कर रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका एक्सपीरियंस होगा ज़रूर। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपनी मदर पे भरोसा करिए, अपनी मदर को राइवल मत समझिए। इस उम्र में रुचिका, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी मदर हमें टोकती क्यों है, या हमारी मदर आउटडेटेड हैं, या हमारी मदर जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। ये एक फीलिंग हमको यूजुअली आती है, जो कि बहुत ही आपके लिए भी एक नए एक्सपीरियंसेस हैं, जिसलिए इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। सही बात तो ये है कि आपकी मदर आपको एक बेटर पर्सन बनाना चाह रही हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं तो वो अपने शौक़ के लिए भी हो सकती हैं, और अपने शौक़ के साथ वो आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी इस प्रोफेशन में गई होंगी। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा कि मेरी डॉटर जो है वो मुझसे बेहतर कैरियर बनाए, मुझसे बेहतर प्रोफेशन में जाए, या अभी फ़िलहाल उसकी उम्र पढ़ाई करने की है तो मैं किसी तरीके से इसको पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड रखूं। ये उनका इरादा हो सकता है, जो मुझे लग रहा है। तो रुचिका को मेरा यही सजेशन रहेगा प्रिया, कि बिना अपना दिमाग जो है डिस्टर्ब किए ये एक बार खुल के अपनी मदर से बात करें। हो सकता है इनकी मदर के पास टाइम ना हो, इनके इस भावना को उन्होंने अभी तक समझा ना हो, लेकिन अब क्योंकि रुचिका हमारे पास मदद के लिए आई हैं तो हम हमेशा हैं उनके लिए। पर कभी भी माँ जो होती है वो फर्स्ट हैंड काउंसलर होती है किसी भी बच्चे के लिए। वो उस बच्चे की परिस्थितियों को, उस बच्चे के बैकग्राउंड को, उस बच्चे की भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं।
तो रुचिका के लिए ये बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल कि वो कभी भी समय निकालकर अपनी माँ को अपना दोस्त मानकर उनसे ये बातें शेयर करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि रुचिका अपनी मदर की प्रॉब्लम्स को बेहतर समझ पाएंगी और अपनी मदर से बेहतर इंडिविजुअल बन के निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं रुचिका कि आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। साथ ही आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो मैम बात करते हैं ये अगले खत की। अगला लेटर हमारे पास आया है रक्षा अवस्थी जी का। रक्षा जी अपने बारे में बताती हैं कि वो एक हाउसवाइफ हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं। रक्षा जी आगे बताती हैं कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी बेटी की जो एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन ही उनके लिए दरअसल में उनकी प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा। जी, रक्षा जी कहती हैं कि उनकी बेटी 12th क्लास में है, लेकिन पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और अब धीरे धीरे जो उनकी बेटी है वो पढ़ाई में एवरेज होती जा रही है। पढ़ने में उसकी रुचि कम होने लगी है, ऐसा उन्हें लगता है। और जब इस बात के लिए वो अपने पति या उनके पति अपनी बेटी को डांटते हैं तो उनके सास ससुर बेटी को डांटने नहीं देते। अक्सर ये देखा जाता है कि जॉइंट फैमिली में एक दादा दादी का जो लगाव है वो पोते पोती से ज़्यादा ही होता है। तो इस बात के लिए उल्टा उन्हें ही कहा जाता है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें या उसे समझाएं नहीं या दबाव ना बनाएं उसके ऊपर। रक्षा जी जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर वो बहस नहीं कर पाती अपने बड़ों से। रक्षा जी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और कैसे समझें कि उनकी बेटी की प्रॉब्लम क्या है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे इनके पत्र में मुझे एक बात थोड़ी सी जो क्लियर नहीं हुई कि इनके पेरेंट्स पता नहीं मतलब मदर वर्किंग है कि नहीं, ये बात नहीं पता मुझे। जो सिचुएशन लग रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये घर में ही रहती हैं और इनको भी इक्वली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इनकी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चे को इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं कि बच्चे का पढ़ाई से मन हट जाता है। ये बात मैं यहाँ पे ज़रूर देख रही हूँ कि इनकी डॉटर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। और प्रिया, ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिसमें कि स्ट्रेंजली मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि आजकल लड़कियों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। लड़कियों की प्रॉब्लम्स कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनका जो एटीट्यूड चल रहा है वो एटीट्यूड कहीं ऐसा हो रहा है कि जहाँ से फ़ायदा मिले वो फ़ायदा उठा लो, बिना ये रियलाइज़ किए कि ये फ़ायदा आगे जाके उनके लिए नुकसान है कि नहीं है। तो इनसे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहली चीज़ तो ये अपने सास ससुर से बात करें क्योंकि वो मैच्योर्ड हैं, तो उन्हें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ओवर पैम्परिंग से बच्चा जो है वो उनका फ़ायदा उठा रहा है। कभी भी किसी को भी, यहाँ तो मैं ओपनली ये बात सबको कन्वे करना चाहूँगी कि अगर कभी भी किसी भी बच्चे को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी बात पे कोई टोक रहा है, अगर वो बात सही है तो उस व्यक्ति से बड़े व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। कभी बच्चे के सामने जो है आप उसके पेरेंट्स को मत डांटिए या मत ह्यूमिलिएट करिए, उससे उस बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स के लिए जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स इस एडोलेसेंट एज की ऐसी होती हैं जो मदर्स ही बेटर डील कर पाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि यूजुअली मैंने देखा है कि लड़कियों को कभी कभी अपनी फैमिली में ही अपने से एल्डरली लोगों के साथ कुछ क्रश डेवलप हो जाता है, एक स्पेशल लाइकिंग डेवलप हो जाती है, कभी किसी अंकल के लिए, कभी किसी अपने पापा के फ्रेंड के लिए, या फिर कभी कभी परिवार के ही किसी सदस्य के लिए। तो हमेशा बड़े ही गलत हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि ये जो इस टाइप की फीलिंग डेवलप होती है इसको मदर बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, अगर मदर विजिलेंट हैं तो ये चीज़ें दादी की नज़र में शायद ना आए, दादाजी की नज़र में शायद ना आए, लेकिन पेरेंट्स की नज़र में ये चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दादा दादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स की वैल्यू को बने रहने दें बच्चे के लिए। तब जाके कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मदर अपने बच्चे को सही ढंग से कोई भी बात समझा सकती है। रक्षा जी से मैं कहूँगी कि अगर इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता तो इनको अपने बच्चे के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो सब कुछ मेंटल पीस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बच्चा जो है वो पूरे समय अपनी ही बात मनवाने पे लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना खुद का ही नुकसान करते चले जा रहा है। नौबत बिगड़ने के पहले, मतलब मेरा यहाँ पे ये एक मैसेज है
कि इतनी नौबत को मत बिगाड़िए कि आपको अलग होना पड़ जाए। उसका भी बच्चे की मानसिकता पे बड़ा गलत असर पड़ता है अगर वो बचपन से जॉइंट फैमिली में रहा हुआ है। तो प्रॉब्लम को आप पहले दूसरे नज़रिए से देखिए। आप अपने एल्डरली को ब्लेम मत करिए, मेरा ये कहना है। आप अपने बच्चे पे थोड़ा सा नज़र रखिए, ये देखिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में कौन से चेंजेस हैं। देखिए प्रिया, बचपन में हर बच्चा पढ़ने में अच्छा ही होता है। बहुत रेयरली ऐसा पाया जाता है कि बच्चे का स्कोर बचपन में या 6, 7, 8 तक स्कोर बहुत बुरा हो, क्योंकि उस समय तक पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो स्कोरिंग होती है उसके क्राइटेरिया भी कुछ दूसरे होते हैं। बड़े होने के बाद जो है वो कोर्स का लेवल बढ़ जाता है, आप हर चीज़ याद नहीं करा सकते। अंडरस्टैंडिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी स्कोर को करने के लिए। तो वहाँ जाके कई बच्चे जो हैं वो बड़े कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो रट के याद करके अच्छा स्कोर ले आते हैं। बाद में बड़े होने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा था उसका मतलब उन्हें नहीं मालूम है। इस कन्फ्यूजन में कई बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं, उनका मन हट जाता है, क्योंकि उनको बाद में 10th 11th वाली एज में यूजुअली ये रियलाइज़ होता है कि जो बहुत सारी बातें उनको बचपन से बताई गई हैं उन बातों का मतलब तो उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें खाली वो सारी चीज़ें याद हैं। अब उस समय ऑलरेडी कोर्स इतना बढ़ चुका होता है कि बच्चा अगर अब समझने में टाइम डालेगा तो वो नेचुरली अपना काफ़ी टाइम लूज़ कर जाता है। इस चक्कर में उसका पढ़ने से मन हट जाता है और वो फिर दूसरे कामों में लग जाता है। तो पहले इनका, मेरे ख्याल से पहला अप्रोच इनका होना चाहिए कि ये अपने इन लॉज को समझाएं कि उनका इंटरफेरेंस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्यार अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन अपनी जगह होता है, और किसी भी पेरेंट को डिसिप्लिन करने का पूरा हक है अपने बच्चे को। अब क्योंकि इनके बच्चे का मामला थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव लग रहा है इनके लेटर से, तो बेहतर होगा कि ये बच्चे को डांटे नहीं। अगर इन्होंने डांटने का अप्रोच रखा तो वो कभी भी इनकी बात नहीं सुनेगी, और इनको अपने अप्रोच में खाली एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना है उसको। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन मत दिखाइए स्कोर करने का, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया है तो आप भी कहीं एक्सेप्ट करके चलिए कि एकदम से तो कुछ जादू नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता है। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए और धीरे धीरे अपने बच्चे के नज़दीक आने की कोशिश करिए। उसकी बातों से इरिटेट मत होइए। बहुत सारे पेरेंट्स, प्रिया, मैंने देखा मदर्स, अभी हम पिछले लेटर में भी बात कर रहे थे, बहुत सारी मदर्स जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं एडोलेसेंट एज में। स्ट्रिक्ट अबाउट ड्रेसिंग अप एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी उस एज से क्रॉस हुए थे। 10 साल से 19 साल की एज जो है वो मेडिकली डिफाइंड एडोलेसेंट एज है किसी भी लड़की के लिए, और इस एज में कहीं जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है बच्चे के। जो बच्चा कुछ दिन पहले तक तुतलाता था और आपको अच्छा लगता है, वो बच्चा अगर इस एज में तुतलाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। कहीं आपकी भी मेंटालिटी में फ़र्क हो जाता है। और प्रिया, आपने भी सुना होगा ज़रूर कि हमेशा बच्चे शिकायत करते हैं कि हमको किसी एक कारण से डांट दिया जाता है कि हम बच्चे हैं इसलिए ऐसा ना करें, और किसी दूसरे कारण से अगले ही पल डांट दिया जाता है कि हम बड़े हो गए इसलिए ना करें। तो बच्चे बड़े कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करना पड़ता है, मदर को स्पेशली। आप रियलाइज़ करिए कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, हो रही है, और उसको अपने फिज़िकल चेंजेस के बारे में पूरी जानकारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो आईने के सामने खड़े होकर बहुत देर तक तैयार होने में इंटरेस्टेड है तो आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं? ये आप सोचिए कि वो खुद को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, और ये अच्छी बात है। अगर आप इस बात से इरिटेट होकर उसको टोकेंगी तो नेचुरली वो रिबेलियस हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। आपने ज़िंदगी में ये बात बहुत बार देखी है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। वो खुद को पहचानने की कोशिश करती है, वो खुद को रियलाइज़ करने की कोशिश करती है।
उस समय उसको टोकना सही नहीं है। जी। आप उसको थोड़े दिन अगर छोड़ देंगी तो थोड़े दिन बाद वो इस आदत को अपने आप छोड़ देगी। लेकिन अगर आप उसको शुरू से टोक देंगी कि तुम ऑर्नामेंट्स मत पहनो, इमिटेशन ज्वेलरी हम नहीं दिलाएंगे, ठीक है, आप ड्रेसेस में एक लिमिटेड क्राइटेरिया कर दीजिए कि तुम ये पहनोगी, ये नहीं पहनोगी। फ्रेंड सर्कल में आप एक क्राइटेरिया कर दीजिए कि इससे मिलोगी, उससे नहीं मिलोगी। रिलेटिव्स में आप एक क्राइटेरिया कर दीजिए कि इस टाइप के फैमिली फंक्शंस में आपको हम ले जाएंगे, इस टाइप के फैमिली फंक्शंस में नहीं ले जाएंगे। कजिन्स में मिलने में अगर आप बाइसिंग कर दें तो सब तरफ अगर आप उसको एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बच्चा अपने एज वाइज कंफ्यूजन में फंस जाता है। लड़की कभी समझ नहीं पाती कि अचानक मुझ में ऐसा क्या हो गया कि जो माँ मुझे इतना प्यार करती थी वो अचानक मेरी हर चीज़ पे टोकना शुरू कर दी। ना उसको ड्रेस की फ्रीडम है, ना उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन की फ्रीडम है, ना पढ़ाई की फ्रीडम है, ना अपना मेकअप करने की फ्रीडम है। तो सब तरफ से वो बंधी हुई महसूस करती है और यही जड़ होता है उसका रिबेलियस होने का। वो अपनी माँ से और फिर बाकियों से भी दूर हो जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसकी सिचुएशन को आप भी समझिए, आप अपनी सिचुएशन उसको समझाइए, क्या सही है क्या गलत है ये बताना आपका कर्तव्य है और आप कोशिश करके देखिए। अदरवाइज आपको मेरे ख्याल से अपने बच्चे के नज़दीक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेप्रिया, यहाँ मैं एक और बात मेंशन करूँगी। मेरे पास भी जो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स का एम्बिशन बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक बन रहा है बच्चों के लिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। ये सही नहीं है। जो काम हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए वो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कर दे। अच्छी बात है क्योंकि आपने ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, पर आप याद करिए कि जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने भी उनकी भरसक क्षमताओं से आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। हर जीन का, हर फैमिली का, हर हेरिडिटी का एक नॉर्म होता है, एक लेवल होता है, एक क्राइटेरिया होता है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा सब कुछ तोड़ के सारी जो आपकी फैमिली सेट क्राइटेरियाज हैं उनको पार करके वो कोई अचानक से बहुत बड़ा प्रोफेशनल बन जाए? नहीं पॉसिबल है। इसलिए आप कहीं अपने एक्सपेक्टेशंस को भी कंट्रोल करिए। लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो देख रही हूँ मैं आजकल आता है, हर माँ लड़की को अगर थोड़ा सा भी मैच्योर बनाने की कोशिश करती है तो वो उसे सिखाती है। एक क्राइटेरिया ये, दूसरा क्राइटेरिया, हर माँ ये मानती है कि क्योंकि मेरी बेटियां हैं और क्योंकि इनकी शादी करके मुझे इनको दूसरे घर में भेजना है तो मैं चाहती हूँ कि इसको हर काम आए, मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न बने, सब कुछ उसको आता हो। इस दौड़ भाग में ना उसके समर वेकेशंस उस लड़की के अपने होते हैं, ना उसके जो स्कूल टाइमिंग्स हैं वो अपने होते हैं। उसे म्यूज़िक में भी अच्छा होना है, उसे डांस में भी अच्छा होना है, उसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी आनी चाहिए, उसे पेंटिंग भी आनी चाहिए, कैलीग्राफी भी आनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि वो लड़की क्यों अभी से इन सारी चीज़ों की तैयारी करे। आपने तो नहीं की होगी, जहाँ तक मुझे याद है कि इस उम्र में जो लेडीज़ आ रही हैं, आई डोंट थिंक कि उनके लिए ये सिचुएशन रही होगी। तो कभी भी आप अपने एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों के कैलिबर से ऊपर मत जाने दीजिए। आप समझते हैं अपने बच्चे को तो आप उसको उतनी लिबर्टी दीजिए। देखिए बच्चा आपके पास ही रहेगा। जी, उम्मीद करते हैं कि रक्षा जी आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। रक्षा जी, बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स होने के नाते आप अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप उनकी फीलिंग्स को भी उतना ही समझें। जैसे रक्षा जी ने जो हमें पत्र लिखा है, इसमें एक शिकायती टोन है इन्हें अपने इन लॉज से। जी। तो अब ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इनकी बेटी को इनसे शिकायती टोन नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है। यही बात मैं हाईलाइट करना चाह रही थी। जी, बात करते हैं मैम अगले खत की। जी। अगला खत हमारे पास आया है, वो भी एक हाउसवाइफ ही हैं। जी। वो बताती हैं कि उनकी जो बेटी है वो बेहद ही खूबसूरत है। तो ये तो मुझे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी खुशी की बात है। शुरुआत में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कम से कम। जी। आगे बताती हैं कि
जी, जूही जी कहती हैं कि उनकी बेटी बेहद खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। जूही जी कहती हैं कि इस वजह से उन्हें हमेशा कभी-कभी अपनी फैमिली से या कभी फ्रेंड से तो कभी ना कभी रिलेटिव से हमेशा अपनी बेटी के लिए सजेशंस मिलते रहते हैं कि उनकी बेटी कैसे करे, क्या ना करे, क्या पहने और तमाम इस तरह के जो बातें होती हैं। ऐसे में उनकी जो बेटी है वो इन सब बातों से अब परेशान हो गई है और उसका सोशल सर्कल भी इस बातों से अफेक्टेड हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी में अपने आप को देखती हैं। वैसे हर माँ ऐसा ही करती है, अपनी बेटी में अपने आप को ही देखती है। जूही जी आगे बताती हैं कि उनकी बेटी के पास जूही जी आगे बताती हैं कि उनकी बेटी के साथ हाल ही में कुछ हादसा हुआ जिससे उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी ऑफ ट्रैक चली गई है। हाल ही में उनके पति भी इस बात से अब उन्हें बार बार ब्लेम करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब बातों में उन्हीं की गलती है। ये सब बातें अब जूही के फ्रेंड सर्कल में भी पता चल गई है और वो इन सब बातों को अब हैंडल नहीं कर पा रही हैं। सिचुएशन को और भी ज़्यादा वो चाह रही हैं कि अब ये सिचुएशन वो हैंडल कर लें। और जूही जी ने जूही जी कहती हैं आगे कि अब वो अपनी फ्रेंड्स को फेस नहीं कर पा रही हैं, साथ ही अपने हस्बैंड को भी फेस नहीं कर पा रही हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि वो सब मुश्किलों से कैसे बाहर समझ गई इनकी प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने एक्चुअली शुरुआत में जो है अपनी बेटी को अपने तरीके से ही रखने की कोशिश करी है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये एहसास नहीं किया पहले कि इनकी जो सहेलियां हैं या इनके जो फैमिली लोग हैं वो भी इनके वेल विशर्स ही हैं। अगर कभी कभी कोई दूसरा अपनी नज़र से आपको कोई सजेशन देता है तो आप कभी ये मत सोचिए कि वो आपका दुश्मन है। बच्चे नादान होते हैं, अगर कोई गलती करते हैं और दूसरा कोई उन्हें प्यार करता है तो उसको हक बनता है कि वो उस पर कमेंट करे या उसको सही राह पे लाने में आपकी मदद करे। खैर, अब जो हो गया है उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, जूही जी को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अभी भी सबसे पहले इनको अपनी शर्म को तोड़ के जो है सबसे पहले अपनी बेटी को संभालना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ पड़ी हुई है। वो उससे बात करें, उसके एटीट्यूड को पहचानें, उसके फिज़िकल सिम्टम्स को समझें, उसके फ्रेंड सर्कल में इनका मिलना ज़रूरी है, उसका फ्रेंड सर्कल किस क्राइटेरिया पे जा रहा है, किन लोगों के बीच में उठना बैठना पार्टिंग करना है, इनको ये चीज़ अब मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ क्या गलत हुआ है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसके साथ आगे गलत ना हो। जूही जी को अपनी बेटी के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी और अपने हस्बैंड के सामने इन्हें शर्मिंदा ना होते हुए उनकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी बात पे डांटा है तो वो उनका हक बनता है, उन्होंने भी कुछ गलत देखा ही होगा। मेरे ख्याल से जूही जी अगर अपनी शर्म से बाहर निकलें, दोस्तों के साथ मिलें और उनसे राय लें कि अपनी बेटी को वो कैसे समझा सकती हैं। अपने सर्कल में जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी फ्रेंड्स के बच्चे, उसमें अपनी बेटी को इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, अपनी बेटी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करें या उसकी जो क्रिएटिविटी अगर है उसमें तो किस फील्ड में है ये एनालाइज करके उसको डेवलप करें, तो शायद वो बिटिया जो है इनकी संभल जाएगी। वाकई ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को भी उतना ही महत्व दें। ये ना हो कि कहीं हम अपने अनुभव को उन पर लादने लगें और वो अनुभव उन्हें प्रेशर सा महसूस होने लगे। तो दोस्तों, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी शिकायतें, अपने सुझाव हम तक मेल के माध्यम तक पहुँचा सकते हैं। हमारी मेल ID है margdarshak.city@gmail.com। तो दोस्तों, हमें आपकी शिकायतें, आपके सुझाव, आपके सवालों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल मार्गदर्शक के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए मार्गदर्शक, क्योंकि मार्गदर्शन बेहद ज़रूरी है।